मेरी फूफो मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी के 2 महीने बाद ही उनके शौहर अमेरिका चले गए थे और जब से ही वो अपने घर में तन्हा थी। छोटे छोटे मसलों के लिए वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और जैसे ही अम्मा को फोन करती मैं मौका गनीमत समझकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझे अपनी माँ की नसीहतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और इसलिए मौका मिलते ही घर से फरार होता था। अब भी मैं कॉलेज से लौटा तो फूफो घर आई हुई थी। उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ है तो फूफो कहने लगी कि सुबह से घर चाय नहीं बनी, बिजली का बिल वक्त पर अदा नहीं हो सका, इसलिए लाइट कट गई है। उनकी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। मैंने फूफो से पूछा कि बिल क्यों नहीं भरा। वो कहने लगी तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे फूफा अमेरिका में रहते हैं, मैं यहाँ अकेले क्या क्या संभालूंगी। पता नहीं बिजली का बिल रख कर कहाँ भूल गई, भरना भी याद नहीं रहा, इसलिए लाइट ही कट गई है। फूफो की बात पर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा मेरे साथ चले, मैं दूसरा बिल निकलवाता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो लाइट भी आ जाएगी। ये सुनकर फूफो खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा फूफो के साथ निकल पड़ा। मैंने दोबारा बिल निकलवा कर भर दिया और फिर वापसी में फूफो मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा फैल रहा था और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी। हम घर में दाखिल हो गए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन से मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर फूफो पर पड़ी तो फौरन ही मेरे दिल में ये ख्याल आया। मैंने फूफो से कहा कि आप शहर में जाकर बैठ जाएं, मैं देखता हूँ वक्ती तौर पर लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। फूफो कहने लगी मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से फूफो के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आपका भतीजा जवान है, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, आप घर में तन्हा थोड़ी हैं। मैंने फूफो का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा कि बस कुछ ही देर में आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा फूफो ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। मैंने उन्हें समझाया कि आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए ही कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। मेरी बात पर फूफो को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किसी तरह तन्हाई का फायदा उठाऊं और किसी को इल्म ही ना हो सके और मेरा काम भी हो जाए। फूफो तो मुझे अपना भतीजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके इतबार करती थी, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। और फिर कुछ सोच समझकर मैंने फूफो को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसलिए फूफो ने वो दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। फूफो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि फूफा ने अमेरिका में दूसरी शादी कर ली है। वो जब से गए थे फूफो को ना ही खुद से फोन करते थे, ना ही वापस आने की कोई बात करते थे। मैंने जल्दी से उन्हें सीने से लगा लिया और समझाने लगा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो मेरे सीने से लगी और फूट फूट कर रो रही थी और मुझे उस वक्त का इंतजार था जब फूफो गहरी नींद में सो जाती, ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकता। और फिर कुछ ही देर बाद फूफो को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वो सब्ज रंग के सूट में सोई हुई कोई गुड़िया सी लग रही थी और उन्हें देखकर वाकई मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने फूफो की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात फूफो के घर पर ही गुजारी। वो दवाई के जेर असर गहरी नींद सो रही थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया था। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं फूफो के बिस्तर पर लेटकर ही सो गया था। दिन ढले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फूफो तो कब की उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रही हैं? एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि कहीं फूफो को पता ना चल गया हो, वो ये ना जान गई हो कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। फूफो कहने लगी आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा अम्मा को और काम ही क्या है, बस फजूल सी बातों पर परेशान होती रहती है, मैं कौन सा किसी गैर के घर हूँ, आप तो मेरी फूफो हैं। ये कहकर मैंने फूफो को मोहब्बत से बाहों से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। फूफो कहने लगी ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है, रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे, ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। फूफो की बात सुनकर मैं कुछ घबरा सा गया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैं उन्हें नजरअंदाज करता उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापसी घर के लिए निकल पड़ा। अम्मा गुस्से में बैठी थी, कहने लगी तुम कल के गए आज लौटे हो। मैंने अम्मा को बताया कि फूफो अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनके घर की लाइट आ गई है, अब वो परेशान नहीं होगी। अम्मा कहने लगी तुम्हारी फूफो को छोटी छोटी बात पर परेशान
होने की आदत है। उसे तो लगता है कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी ये वहम की आदत खत्म होगी। उसका शौहर वहाँ मेहनत मजदूरी करता है और वो चाहती है कि हर वक्त उसका शौहर उससे फोन पर बात करता रहे। अम्मा को फूफो के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं अम्मा की बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला रहा था। 3 दिन गुजर गए और मेरा दोबारा फूफो की तरफ चक्कर नहीं लगा। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत ही बेताब था कि किसी तरह मेरा फूफो के घर चक्कर लग जाए। और फिर 2 दिन बाद जब मैं शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि अम्मा बिरयानी तैयार कर रही थी। मैंने जानबूझकर अम्मा के सामने कह दिया कि फूफो को बिरयानी कितनी पसंद है। उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। अम्मा को फूफो से लाख शिकायत ही सही, मगर वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि फूफो तो बिरयानी की दीवानी है। अम्मा फौरन कहने लगी, फूफो का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाएगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं तो मौके के इंतजार में था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, आप डाल दें डब्बे में, मैं दे आता हूँ। और अम्मा ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो लॉटरी ही खुल गई थी। मैं बिरयानी का डब्बा लिए फूफो के घर पहुंचा तो वो खाना खाने ही बैठी थी। बिरयानी देखकर खुश हो गई, मुझसे भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ ही बैठ गया। और फिर मैंने और फूफो ने खाना खाया तो मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था और फिर चाय पीते पीते हमने एक गेम खेली। मैंने घर फोन करके अम्मा से कह दिया था कि फूफो ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि फूफो ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने फूफो से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही हैं, रोज दूध क्यों नहीं पीती हैं? फूफो कहने लगी कि रोज रोज दूध लाने वाला कोई नहीं है। मैंने फूफो से कह दिया कि ठीक है, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और फिर मैंने दूध लाकर खुद फूफो को दिया और उसमें नींद की दवा डालकर फूफो को दे दी। फूफो ने बहुत मोहब्बत से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भतीजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे फूफा यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि मुझे अब ज्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले पहल तो मैं सोचती थी कि तुम्हारे फूफा के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। फूफो की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया था। फूफो को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियों के पीछे क्या मकसद पोशीदा है। फूफो ने दूध पिया, कुछ देर तक गेम खेलते रहे। बस फिर फूफो अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गई। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया था। मैंने फिर सारी रात मौके का फायदा उठाया और सुबह थक हार के सोने लेटा तो मुझे फूफो की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर कोई शक ना हो। अगले दिन भी मैं सुबह देर से सोकर उठा था। मैं उठा तो फूफो भी मेरे साथ ही उठ गई। कहने लगी, तुम रात यहीं रह गए थे, तुम्हारी अम्मा परेशान होगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने अम्मा को फोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो पुरसकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया है, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती हैं कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती होंगी। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया था। अम्मा मुझसे कहने लगी कि अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो, फूफो का नौकर बनकर ना रह जाओ, वरना तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मैंने अम्मा से कहा, खुदा का खौफ करें कि ऐसी बातें करती हैं, वो आपकी ननद है, बेचारी अकेले में बहुत परेशान होती है, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएंगे तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोचा है अब मैं हर रात खुद फूफो के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। आस पास पड़ोस वालों ने बताया कि आजकल उनके इलाके में चोर घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर तो अम्मा और भी परेशान हो गई। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे अब्बा सख्त नाराज होते हैं। मैंने अम्मा से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आऊंगा या फिर फूफो के घर से ही कॉलेज चला जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। मैंने फूफो के दिल में भी ये बात डाल दी थी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी वगैरह हो रही है। मैंने उन्हें अपनी तरफ से 2 चोरी के किस्से भी सुना डाले थे, जिसे सुनकर फूफो भी खौफजदा हो गई थी। मैं रात को दूध लेकर फूफो के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर फूफो के सोते ही मौके से फायदा उठाना शुरू कर देता। मैं इस काम से बहुत ही खुश था। बहुत आसानी से मैंने फूफो को बेवकूफ बना दिया था। वो हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने का कह दिया करती थी और अब अम्मा को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था। अगरचा ये मेरे लिए मुश्किल था कि रात भर की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना पड़ता, लेकिन मैं किसी न किसी तरह से सब कुछ वक्त पर कर रहा था। और फिर एक दिन अचानक कैसे फूफो को मुझ पर शक हो गया। रात को दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मैं रोज बहुत गहरी नींद सोती हूँ और एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज शाम की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान में कचरा फेंकने के लिए गई तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे घर के कूड़ेदान में भला ऐसी चीज का क्या काम है? फूफो की बात पर मेरे वजूद पर पसीने आने लगे थे। मैं समझ गया था कि फूफो ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बनने का नाटक किया और फूफो से पूछा कि क्या हो गया है फूफो, क्या चीज मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वो खुलकर मुझे कुछ भी नहीं बता सकेगी, इसलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया था। पहले तो फूफो ने गहरी नजरों
से मुझे देखा और फिर नफी में सर हिला दिया जैसे कोई खास बात ना हो। मैंने एक दफा फिर पूछा कि क्या बात है फूफो, क्या मिला है आपको? लेकिन वो कहने लगी छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। ये कहकर फूफो ने दूध का गिलास खत्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगी और मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। फूफो मुझे बच्चा समझ रही थी जबकि मैं तो हर रात फूफो की नींद का फायदा उठाकर वो खेल खेल रहा था जिससे कोई भी वाकिफ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही फूफो सो गई और मैं फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मुझे ये सब कुछ करके बहुत मजा आ रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। फूफो तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं दूध में उन्हें नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो कहने लगी कि शाम को पड़ोसन आई थी, बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी। मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आई। फूफो की बात पर मैं चौंक गया और कहा कि कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? फूफो कहने लगी पड़ोसन कह रही थी उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीब और गरीब सा मंजर देखा है। उसे लगता है कि रात को हमारे घर में कोई लड़का आया था। फूफो की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी क्योंकि गुजरी रात तो मैंने अपने दो दोस्तों को फूफो के घर बुलवाया था और सबने मिलकर इकट्ठे ही फूफो की नींद से फायदा उठाया था। मुझे नहीं मालूम था कि फूफो की कोई पड़ोसन आधी रात को भी उनके घर पर नजर जमा कर बैठी होगी। लेकिन अब मुझे पकड़े जाने का खौफ हुआ तो मैंने फूफो को कहा कि आप उन औरतों को घर में आने ना दिया करें। सब जानती हैं कि आप अकेली रहती हैं, इसलिए उस तरह की बातें कर रही हैं। कल को आपके किरदार पर शक करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करेंगी? आप पहले ही से सबको कह दें कि मेरे घर पर नजर ना रखा करो। मेरी बात सुनकर फूफो चौंक गई और कहने लगी ये बात तुम ठीक कह रहे हो। अगर आज वो कह रही हैं कि उसने किसी को देखा था तो कल को कहेंगे कि मेरा कोई आशिक आया था, फिर मैं क्या करूंगी? फूफो के दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ गई थी। मैंने फौरन से फूफो के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि फूफो आप नहीं जानती, जमाना बहुत खराब है। ये आस पड़ोस के लोग ही तो घर खराब करना जानते हैं। अगर किसी ने आपके ससुराल वालों को जाकर कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो आपको ही परेशानी होगी। इसलिए पड़ोसियों के साथ ज्यादा अपना सख्त रवैया रखें, किसी को अपने घर के मामले में बोलने का हक ना दे। फूफो ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी तुमने मुझे सही बात बताई, अब मैं इन आस पड़ोस वालों को अपने घर में आने ही नहीं दूंगी। मैं फूफो की बात पर मुस्कुरा दिया। फूफो आंखें बंद करके मेरी हर बात पर इतबार कर जाती थी और इसी बात का तो मुझे हद से ज्यादा फायदा मिला था। उस दिन के बाद फूफो ने आस पड़ोस से बातचीत बिल्कुल खत्म कर दी थी और उनके हर मसले का हल के लिए सिर्फ मैं ही रह गया था। छोटी से छोटी बात के लिए भी वो मुझे ही फोन करती और मैं फौरन चला जाता और हर रात मैं खुद ही दूध लेकर पहुंच जाता और फिर फूफो को दूध में नींद की दवा डालकर दे देता। पहले तो मैं अकेले ही फूफो की नींद का फायदा उठाता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों को भी घर बुलाना शुरू कर दिया और हम दोस्त मिलकर फूफो की गहरी नींद का फायदा उठाने लगे। मुझे लगा था कि मेरा सच कभी नहीं खुलेगा, लेकिन मैं गलत फहमी का शिकार हो गया। एक रात न जाने कैसे फूफो की आंख खुल गई और वो कमरे से बाहर निकल आई जहाँ लॉन्च में मैं और मेरे दोस्त मौजूद थे। कुछ ही देर लगी थी कि फूफो को बहुत कुछ समझ में आ गया था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। फूफो के उठने पर मेरे दोस्त भी घबरा गए थे और वो सब फौरन वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद फूफो मेरे पास आई और मुझे गिरबान से झंझोड़ कर पूछने लगी ये सब क्या हो रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने कहा कुछ भी नहीं फूफो, बस पढ़ाई करनी थी, इसलिए अपने दोस्तों को बुला लिया था। फूफो ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम सारे दोस्तों के साथ मिलकर नशा कर रहे थे और साथ ही मैंने उन दोनों लड़कियों को भी देखा जो आधी रात को तुम दोस्तों पर अपनी जवानी लुटा रही थी। मेरे दोस्त रोजाना अपने साथ जिस्म फरोश लड़कियों को भी लेकर आते थे जो हम दोस्तों का दिल लगाया करती थी और फूफो ने देख चुकी थी। वो गुस्से में कह रही थी तुम्हें शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सारी हरकतें करते हुए? मुझे लगता ही नहीं है कि तुम हमारा खून हो। फूफो की बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैंने फूफो से कहा कि मैं तो बस दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूँ, लेकिन अम्मा इस बात की इजाजत ही नहीं देती। अम्मा आज के दौर में भी न जाने किस जमाने में जी रही है, उन्हें तो मेरे दोस्त भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं रोजाना रात को यहाँ आ जाता हूँ। आप दूध पीकर सो जाती हैं और मैं दोस्तों को बुला लेता हूँ। कुछ भी तो गलत नहीं है, बस हम थोड़ा सा हल्ला गुला करते हैं। मेरी बात पर फूफो ने मुझे एक और जोरदार तमाचा मुंह पर मारा और कहने लगी कुछ तो शर्म करो, तुम जिसे हल्ला गुला कह रहे हो वो नशा है और वो लड़कियां जो कुछ कर रही थी उसे जिना कहते हैं। तुमने सोचा भी है तुम किस गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हो? मेरा भाई अपना पेट काट कर तुम्हारे कॉलेज की फीस भरता है और तुम ये सब हरकतें कर रही हो। फूफो की बात पर मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया था। वो कहने लगी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, तुम अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो। अगर तुम मेहनत करके पास नहीं होगे तो तुम्हारे बाप की कुर्बानियां जाया चली जाएंगी। उसने अपनी हर ख्वाहिश का गला घोटकर तुम्हें शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शायद मेरे भाई को मालूम नहीं था कि तुम इस काबिल नहीं हो। तुम इतने बड़े कॉलेज जाकर पढ़ाई करने के बजाय बेहयाई में पड़ गए हो, इसलिए आज गुनाह के इस राह पर चल पड़े हो। मैं भी तुम्हारी माँ को फोन करके बताती हूँ। फूफो की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने फूफो के
आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि खुदा का वास्ता अम्मा को कुछ मत बताइएगा, ये सब जानकर उनका दिल टूट जाएगा। फूफो कहने लगी, ये सब कुछ तो तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि मैं दूध की वजह से गहरी नींद सोने लगी हूँ, इसलिए रात मैंने दूध नहीं पिया था। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी तन्हाई का फायदा उठाकर मेरे घर में अय्याशी की महफिल सजा दोगे और गैर लड़कियों को बुलाकर यहाँ जिना जैसा काम शुरू कर दोगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। फूफो रोते हुए सोफे पर बैठ गई थी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आइंदा ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन वो मुझ पर इतबार करने को राजी नहीं थी। वो कह रही थी कि जब तुम अपनी सगी फूफो को नींद की दवा देकर सुला सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरी तन्हाई का फायदा, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है और मेरे घर को फाशी का अड्डा बना दिया है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरे भतीजे हो। मैं फूफो के कदमों में बैठ गया और फूफो से माफी मांगने लगा, लेकिन फूफो ने रात को उसी वक्त मुझे ये कहकर घर से निकाल दिया कि मैं आइंदा उनके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। मैं आधी रात को फूफो के घर से निकलकर वापस अपने घर पहुंचा तो अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने अम्मा से झूठ कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही थी और फूफो के घर मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर सीधे अपने कमरे में चला गया। ये खौफ मुझे सता रहा था कि अगर फूफो ने अम्मा अब्बा को सब कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा। अब्बा बहुत सख्त है, वो कभी मुझे माफ ना करते, लेकिन फूफो ने मुझ पर यह मेहरबानी की थी कि उन्होंने अम्मा अब्बा को कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने मुझे ये नसीहत कर दी थी कि मैं आइंदा उन दोस्तों से कोई ताल्लुक ना रखूं और फिर मैंने फूफो की बात पर अमल किया था। लेकिन आने वाले सेमेस्टर में मैं बुरी तरह फेल हो गया था। इस बात का सदमा मेरी अम्मा को वाकई बहुत ज्यादा पहुंचा था। अब्बा भी बहुत दिल बर्दाश्त थे, लेकिन मैंने दोनों से वादा किया था कि मैं अब सख्त मेहनत करूंगा। दरअसल मैं कॉलेज में अय्याश दोस्तों की फितरत में पड़ गया था। मेरे सारे दोस्त अपने घरों में पार्टी करते थे, लड़कियां बुलाते थे, नशा भी करते थे और चाहते थे कि मैं भी यही सब कुछ करूं, लेकिन मुझे ये सब करने के लिए मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जब मुझे फूफो के घर तन्हाई मिली तो मैंने अपने दोस्त को वहां बुलाकर वहां पार्टी करनी शुरू कर दी और जब फूफो के आगे राज खुला तो मैं सर से पांव तक शर्मसार हो गया। और फिर जब मेरा रिजल्ट खराब आया मैंने सारे बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़ दी। शुक्र है मुझे नशे की लत नहीं लगी थी, इसलिए मैं जल्दी इस नशे से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गया। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मैं सब लड़कों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में पूरे दोस्त ना बनाएं जो आपका मुस्तकबिल खराब कर दे। हमारे माँ बाप अपना पेट काट कर हमें ऐसी जगहों पर पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमें चाहिए कि उनका सर शर्म से ना झुकाएं, बल्कि मेहनत करके मुआशरे में सर ऊंचा करने का मौका दें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।